आज स्टूडियो में आए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको बचपन से सेवा, संस्कार, संगठन की घुट्टी मिली और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन जिसका शताब्दी वर्ष चल रहा है, वहां से प्रेरणा प्राप्त करके सामाजिक जीवन की यात्रा शुरू होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए भारतीय जनता पार्टी, और उसमें भी खासतौर पर पार्टी के हरावल दस्ते युवा मोर्चे में अहम जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ भारत का स्वाभिमान दुनिया भर में कैसे बने, कैसे बढ़े, इसके लिए काम करने वाले विशाल पार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक जी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बचपन की ही। जैसे आपके परिचय के बारे में जो बातें आई, बचपन से सेवा, संस्कार, संगठन, ये सब आपने देखा, किस तरह का बचपन था, किस तरह का माहौल था घर में, परिवार में? पिताजी चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता रहे, क्या कुछ महसूस किया? वही जो सबके जीवन में होता है, सामान्यतः स्कूल जाना, शाम के समय मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने जाना, वीडियो गेम खेलने जाना, ये सब चीजें हमारी प्रारंभ हुई। इसी दौरान खानपुर में एक दुकान है हमारे, केशव जी लक्षकार, उनकी चिंटू जी की आटा चक्की नाम से वो फेमस है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े ही वरिष्ठ वो स्वयंसेवक भाई हैं, तो उनकी दुकान पे वीडियो गेम खेलने जाया करते थे। एक दिन उन्होंने श्याम शाखा में हमें बुलाया, आमंत्रित किया, जाना हुआ, और फिर वहां से ऐसा आनंद, ऐसा मस्ती जीवन में आई संघ की शाखाओं से कि धीरे धीरे वहां से आगे सफर बढ़ता रहा। बचपन में निश्चित रूप से आप देखते हैं कि जीवन का यदि कोई स्वर्णिम अध्याय हम कहें तो हर एक व्यक्ति उसी बचपन को याद करता है, और इस विषय को लेकर बहुत से लोगों ने गीत लिखे, कविताएं लिखी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, बहुत एक प्रसिद्ध गीत है, हम सब ने सुना ही है। भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। बचपन को लेकर बहुत सी कविताएं भी हुई, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, अनेक प्रकार की कविताएं हैं। खैर, विशाल जी, जानना ये चाहेंगे कि पिताजी भी आपकी राजनीति में सक्रिय रहे, तो किस तरह का माहौल घर में? आप तो चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लग गए थे, वहाँ सायम शाखाओं की बात करें या सीधे संघ कार्य की बात करें तो उसमें तो कहीं राजनीति दूर दूर तक होती ही नहीं है, पर पिताजी राजनीति में थे, तो किस तरह का माहौल था? जैसे कि मेरा जो सामाजिक परिचय प्रारंभ हुआ संघ की शाखाओं से हुआ, मैंने बताया आपको। मेरे पिताजी खानपुर पंचायत समिति के 95 में जब चुनाव हुए पहली बार, तो वो पंचायत समिति के सदस्य चुने गए। काफी पहला चुनाव था वो, सबको लगता था पंचायत समिति सदस्य, जनपद मतलब एक बड़ा चुनाव, बड़ा बजट, लोगों की सेवा का अवसर इत्यादि ऐसी व्यवस्थाओं के साथ बड़ा आक्रामक चुनाव हुआ। मैं काफी छोटा था उस समय। उसके बाद लोगों का घर पे आना जाना, मतलब ऐसी कोई सुबह नहीं होती थी कि हमारी सुबह किसी पापा के शुभ चिंतक या किसी कार्यकर्ता या फिर हम बोले कि किसी ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवा का उन्हें अवसर मिलता था, उनके दर्शन से सुबह की शुरुआत होती थी। तो चूंकि सामाजिक परिचय, आना जाना, ये सारी चीजें लगी रही। धीरे धीरे फिर जब मैं संघ की शाखाओं में गया, वहां फिर विद्यार्थी परिषद के जो हमारे सीनियर लोग थे उनकी निगाह में मैं आया। मेरी थोड़ी, मुझे खेलना कूदना और जिसे बोलते हैं एग्रेशन, मेरे में मतलब ऊर्जा, ऐसा लगता था कि 24 घंटे ऊर्जा का प्रवाह शरीर में हो रहा है, तो काफी ऊर्जा बहती थी। तो इस दौरान कई ऐसे आंदोलन, जैसे खानपुर में हमारी एक वर्षों पुरानी मांग थी, नगर पालिका बने खानपुर में, इसको लेके वहां पर विद्यार्थी परिषद जब जन आंदोलन करती थी तो मैं उसमें जुड़ा। तो उसमें मुझे माध्यमिक विद्यालय प्रमुख का सर्वप्रथम दायित्व मिला। अच्छा। माध्यमिक विद्यालय प्रमुख के बाद फिर विद्यालय प्रमुख। जब मैं सह-तहसील संयोजक बना तो उस दौरान हमने एक विचार किया कि क्यों ना एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से हम नगर पालिका की मांग और महाविद्यालय की मांग दोनों साथ में रखें। तो जो पहला मेरा मूवमेंट जो फिजिकली ग्राउंड पे निकलना हुआ, वो विद्यार्थी परिषद की देन था। और उसके दौरान जो आंदोलन किए, चूंकि आंदोलन की इतनी रुचि रहती थी कि प्रतिदिन ये तैयारी रहती थी कि कल किस विषय को लेकर आंदोलन करना है, तो विद्यार्थी परिषद में रहते रहते विभिन्न मांगों को करते करते बचपन से विद्यार्थी परिषद पर आ गए। लेकिन मैं बीच में एक बात जानना चाहूंगा, थोड़ी सी बात मिसिंग रह गई है। जानना ये चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने वाले कार्यकर्ताओं को सामान्यतः जिम्मेदारी मिलती है संघ की शाखा की, सीधे सीधे संघ कार्य की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक अलग संगठन हो जाता है, समविचारी संगठन कह सकते हैं, अनुषंगिक संगठन कह सकते हैं। लेकिन एक संगठन से दूसरे संगठन में जाने की जहां तक बात होती है, आपके मन का भाव था या फिर संगठन की तरफ से कोई बात हुई या फिर कोई घटना ऐसी हो गई कि फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से सीधे विद्यार्थी परिषद में आना हुआ?
चूंकि मैं शाखाओं में जाता था, मेरा वहाँ सबसे रुचि का जो विषय रहता था वो सबसे पहले जाके प्रार्थना करना, मतलब सबसे पहले वहाँ पहुंचना, खेलना, ये सारी गतिविधि मेरा एक रुचि का सब्जेक्ट होता था। परंतु क्योंकि मेरी उम्र काफी कम थी तो संगठनात्मक कोई दायित्व तो मेरे पास नहीं था सीधा सीधा संघ में, तो वहीं विद्यार्थी परिषद के भाइयों से परिचय हुआ। और चूंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसी दौरान जो आंदोलन होते थे, आंदोलनों में मेरी काफी रुचि होती थी, चाहे वो महाविद्यालय की मांग को लेकर हो, नगर पालिका की मांग को लेकर हो, छात्रों की समस्याओं को लेकर हो। तो धीरे 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 मुझे जब विद्यार्थी परिषद में सीधा दायित्व मिला तो मैं विद्यार्थी परिषद में ही लगातार, देखा जाए तो 2001 से लेकर 9 तक मैंने लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ही काम किया। 2001 से 2009 तक लगभग 8 वर्ष का वो जो कालखंड रहा, क्या क्या जिम्मेदारियां रही विद्यार्थी? सर्वप्रथम जैसे मैंने पूर्व में बताया आपको, मुझे माध्यमिक विद्यालय प्रमुख एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें 10वीं तक के विद्यार्थियों का दायित्व मेरे पास था। उसके बाद फिर मुझे विज्ञान संकाय का दायित्व मिला 11वीं में जब मैं गया। फिर कक्षा 12वीं में गया तो जो सरकारी स्कूल था तो उसका विद्यालय प्रमुख बना। इसमें एक बात जरूर मिसिंग रह गई वो बीच का, ऐसा कि मैं इससे पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो चूंकि मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर मिले और मैं एग्रेसिव होकर मैं लोगों की समस्याएं उठा सकूं, इसलिए मैंने फिर घर पे आग्रह किया और काफी जिद करके मैं सरकारी स्कूल में आया। तो 12वीं तक मेरे पास विद्यालय प्रमुख का दायित्व रहा। उसके बाद फिर तहसील संयोजक खानपुर तहसील का मुझे दायित्व मिला। उसके बाद तहसील संयोजक, तो विद्यार्थी परिषद में मुझे जिला संयोजक का दायित्व मिला। उसके बाद फिर झालावाड़ जिले में ही मुझे आंदोलन समिति उस समय एक बनी थी, जैसे अभी SFD चलती है, तो उसका मुझे आंदोलन समिति का जिलाध्यक्ष और फिर अंत में प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व मिला। ये 2009 तक का मेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सफर रहा। प्रदेश कार्य समिति सदस्य तक की जिम्मेदारियां आपके पास रही और जैसा आपने बताया आंदोलन प्रमुख भी आप रहे। विद्यार्थी परिषद जानी जाती है छात्र हितों में आंदोलन करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। किसी विरोध प्रदर्शन या आंदोलन की कोई ऐसी बात कोई अभी भी याद है? कभी कोई आंदोलन करते समय कोई पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, हड्डियां आज भी याद करती हैं कोई वो समय? आंदोलन का एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा। मुझे बचपन में कोई एक चोट लग गई थी, ये मतलब 2006-7 के आसपास की बात है, जब मैं फर्स्ट ईयर में रहा होगा, 12th या फर्स्ट ईयर में। तो एक मेरा हाथ टूटा हुआ था लेफ्ट हैंड और प्लास्टर बना हुआ था, वो भी पक्का वाला। गुदरी चौराहे पर मैंने किसी विषय को लेकर पूरा जाम कर रखा था। मेरे साथ उस समय 350-400 हमारे युवा विद्यार्थी छात्र थे। तो श्याम मनोहर जी झालावाड़ निवासी खानपुर के तहसीलदार हुआ करते थे। अच्छा। और इत्तेफाक से मेरे पिताजी के मित्र भी थे। मैं आंदोलन में इतना गहरा डूब जाता हूँ कि उस दौरान जब आंदोलन के समय मैं न पुलिस के कंट्रोल में आ रहा था, न मैं प्रशासन के कंट्रोल में आ रहा था। तो गुदरी चौराहा खानपुर का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां से सब जगह मूवमेंट किया जा सकता है, सब फेमस एरिया है, वो मैंने जाम कर रखा था। तहसीलदार साहब ने पिताजी को फोन लगाया और कार्यकर्ता मेरे साथ काफी थे। पिताजी चूंकि हो सकता है उस समय हम समझते नहीं थे जाम की वजह से पब्लिक भी परेशान थी, तो मेरे पिताजी गुदरी चौराहे पर आए, उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी और 2 झापड़ नेताजी को सबके सामने रख दी। और मुझे आज भी ध्यान है कि जो मेरे कार्यकर्ता ऐसे भागे वहां से कि ऐसे कौन है कि जिन्होंने भाई साहब को भी झापड़ रसीद कर दी, और मैं खुद भी चप्पल छोड़ के लिटरली वहां से भागा हूँ। तो ये एक घटना मैं मेरे जीवन के आंदोलन की कभी नहीं भूल पाऊंगा। बड़ी अद्भुत घटना है विशाल जी की, कि आंदोलन कर रहे थे, साथ में बहुत से समर्थक थे, लेकिन उस आंदोलन से हटाने के लिए जब पिताजी आ गए और फिर उस समय तो क्या स्थिति हो सकती है आप सब स्वयं कल्पना कर सकते हैं। एक दौर में हमने ऐसा दौर भी देखा है विशाल जी गाँव में, कि अब तो खैर स्थितियां बहुत बदल गई। आज के 35-40 वर्ष पहले ये स्थिति हुआ करती थी कि यदि बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं गली मोहल्ले में और सामने से पिताजी आ जाते थे तो तुरंत दुम दबा के जो भागते थे, एकदम अलग तरह की स्थितियां होती थी। खैर समय का काल चक्र है, बदलता रहता है। तो आंदोलन के समय की बहुत ही अच्छी आपने एक घटना बताई। विद्यार्थी परिषद से फिर सीधे सीधे राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में किस तरह आना हुआ? चूंकि मेरा कॉलेज पूरा हो चुका था, 2010 में मेरी PG हो गई थी। उसी दौरान एक इत्तेफाक मानो मेरा राजनीति में आने का सहयोग जो परमात्मा ने तय किया था, तो माननीय ऋषि मंसल जी जो कि पूर्व में प्रदेश संगठन मंत्री रहे थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। वो 2010 में प्रदेश अध्यक्ष बने। बस उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना हुआ और पहली बार जब वो झालावाड़ जिले में उनका प्रवास हुआ, मेरा उनसे मिलना हुआ। मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, मेरे विषय में जानकारी देता हूँ।
तो उसके बाद फिर उनकी निगाह मुझ पे पड़ गई और जो भी संगठन ने जहां से भी उनको मेरे बारे में जानकारी लेनी होगी उन्होंने जानकारी ली। और इस राजस्थान का सबसे कम उम्र का उस समय में युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बना था। 2010 में मैं युवा मोर्चा राजस्थान का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य क्या आयु रही होगी उस समय? मेरी 21 आयु रही होगी। 21 वर्ष की आयु में मेरे को प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व मिला। वाह, क्या बात है। केवल 21 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनना किस तरह का अनुभव रहा होगा? बहुत अधिक मैच्योरिटी भी नहीं होती है उस समय तो, और कहें कि मुद्दों की समझ, और हालांकि ठीक है विद्यार्थी परिषद में आपने काम किया होगा, लेकिन जब प्रदेश की कार्य समिति की बैठकें होती होंगी, बड़े बड़े नेता सामने बैठते होंगे, किस तरह की भावनाएं मन में रहती थी? उन भावनाओं के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो युवा अवस्था जो होती है ना, जो उमंग, जो तरंग, जो करंट डे बाय डे आदमी में कम होता चला जाता है, ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। और जो मुझे उस समय उत्साह हुआ था, आज तक वैसा उत्साह मुझे किसी भी चीज में फील नहीं होता है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद में इतना अच्छे से कार्यकर्ता मच जाता है। मैं ये मानता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जिसने अपने कॉलेज समय में 2-5 साल दिए हैं, इसका मतलब वो एक परफेक्टली विषयों की समझ, लोगों से संवाद करने की समझ, बड़ी मास को संभालने की समझ, ये सारी चीजें आ जाती है। उसी दौरान क्योंकि कांग्रेस राज था 2008 से 13, तो उस दौरान कई आंदोलन करने के हमें अवसर मिले। एक बार ऐसा कोई सिविल लाइन फाटक के पास आंदोलन था, मुझे याद है पूरे राजस्थान में बरसात थी, मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से आदेश मिला था कि भाई आप कुछ कार्यकर्ताओं को लेके आओ, क्योंकि हमारे पास न तो संसाधनों की व्यवस्था न कुछ ऐसा सब कुछ मजबूत रहता था। फिर भी हमने आग्रह किया कि कोई व्यवस्था किसी ने करी, कोई व्यवस्था किसी ने करी। ऐसे 2 बस भर के मैं पहली बार सिविल लाइन फाटक जयपुर लेके पहुंचा खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, और हमने जोरदार बरसात में अशोक गहलोत जी के खिलाफ आंदोलन किया। तो इसे कई आंदोलन प्रदेश कार्य समिति में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। उसी समय पहली बार मैंने बहुत ही नजदीक से माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जी भाई साहब को, माननीय सतीश पूनिया जी भाई साहब को काफी पास से देखा, और जो इनके आलिंगन थे, कार्यकर्ताओं से जो मिलने का तरीका था। खाटू श्याम जी में एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, और मुझे आज भी ध्यान है कि सतीश पूनिया जी के पास में गया, मैंने उनसे राम राम किया, और चूंकि जैसे ग्रुप फोटो कराते हैं उस समय मोबाइल चालू हो गए थे, तो उनके साथ एक फोटो किया। उन्होंने काफी प्यार से, आज भी मेरे पास वो 2010 का फोटो है, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बड़ा कंधा भींच के मुझे आलिंगन करके उन्होंने जो फोटो खिंचाया। तो निश्चित रूप से काम का अनुभव विद्यार्थी परिषद से मिला, पर ताकत इन सभी नेताओं से मिली जो इतना प्यार से कार्यकर्ता के साथ व्यवहार करते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी की कहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहिए, या फिर समविचारी संगठन जो है, उनमें कार्यकर्ता की संभाल किस तरीके से होती है। और सामान्यतः ये कहा जाता है कि संगठन आगे बढ़ता है 3 बातों से: स्नेह, संपर्क और संवाद। ये 3 चीजें जिस संगठन में होती हैं, जिस संगठन के कार्यकर्ताओं में होती हैं, निश्चित रूप से वो संगठन बहुत आगे बढ़ता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम, और बॉक्स एफएम के इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ जी से। आपके यदि कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, तो चैट बॉक्स में आप लिखकर सीधे सवाल पूछ सकते हैं। विशाल जी, जिस तरीके से युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के माध्यम से आपकी शुरुआत हुई, आगे कौन कौन सी क्या क्या जिम्मेदारियां रही राजनीतिक क्षेत्र में? मैं 1 वर्ष लगातार प्रदेश की राजनीति में, झालावाड़ जिले के कार्यक्रमों में मैं काफी व्यस्त रहा, काफी मुझे एंजॉय आया। उसी दौरान मुझे बूंदी जिले के कोई कार्यक्रम का प्रभारी भी लगाया। परंतु मैं टीवी में जब स्वामी रामदेव जी को उस दौरान देखता था, तो एक उनका अभियान चल रहा था, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ अभियान जी। और 2011 में मैं उस अभियान से इतना प्रभावित हुआ कि एक बार मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैं टीवी देख रहा था और स्वामी रामदेव जी प्रवचन के दौरान बोल रहे थे कि मेरा राजस्थान के, भारत के सभी राज्यों के युवाओं से आग्रह है कि आप इस आंदोलन में जुड़े, और कांग्रेस सरकार जो कि देश में 2G, 3G, जीजाजी ऐसे कई घोटालों की उस दौरान स्थितियां थी जी। उन सबके बीच में एक भय मुक्त आदर्श समाज की स्थापना की सोच के साथ उन्होंने जो संगठन प्रारंभ किया। क्योंकि राजीव दीक्षित जी को मैंने पहले सुना था जो स्वदेशी को लेके बोलते थे, तो मेरा आकर्षण हुआ उस आंदोलन में जुड़ने के लिए। तो मैं फिर 2011 में उस आंदोलन से जुड़ा, हरिद्वार गया, उनका कार्यकर्ताओं का शिविर अटेंड किया, बाकायदा वहाँ इंटरव्यू, और बैक टू बैक में वहाँ इंटरव्यू में आगे निकलता गया। अंत में जाके मुझे एक गांव का प्रभारी बनाया।
उस गांव में हमें कुछ योग कक्षाएं लगाने का आग्रह किया। उसके बाद हमें क्या आप कलेक्शन देश के लिए ला सकते हो, स्वदेशी के लिए ला सकते हो, ऐसा अंशदान लोगों से आप ला सकते हो। तो ऐसा मुझे अवसर मिला और उसको सौभाग्य माने कि दुर्भाग्य माने, पहला ही गांव जो मुझे मिला उसमें 100% घर माइनॉरिटी के, अच्छा, सारे मुस्लिम समाज के भाई वहां पर थे। उस गांव में जाके मैंने योग कक्षा लगाई। अच्छा, मस्जिद से मैंने अनाउंसमेंट कराया कि आज स्वामी योग गुरु रामदेव जी के शिष्य गांव में आए हुए हैं और आपको योग कक्षा लगानी है फलाने भाई के घर पे। बड़ा अद्भुत मामला, 100%। और गजब बात है। हाँ, क्या अनुभव रहा? अनुभव ये रहा है कि वहाँ के कोई समृद्ध मुस्लिम परिवार था, उनके घर में हमने योग कक्षा लगाई। क्योंकि मुझे पहला प्रवास मिला था और मैं प्रवास को लेकर काफी मतलब पेशेंट रहता हूँ। तो मैं पहले गांव में खूब भटका, धीरे धीरे पहुंच के ऐसा कोई मुस्लिम समाज में कोई ऐसा परिवार था जिसके यहाँ मुझे अवसर मिल गया, स्थान मिल गया। वहां पे उन्होंने, उनका कुनबा बड़ा था तो 20-30 तो उनके घर के लोग थे और 10-20 उन्होंने गांव वाले बुलाए। ऐसे 40-50 लोगों की पहली मैंने योग कक्षा लगाई। जो एज योग गुरु मैंने पहली कक्षा वहीं लगाई। उस दौरान मेरा वजन 67 kg था। आज आप मुझे देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने योग कक्षा लगाई होगी। अल्पसंख्यक समाज, और जिसमें से हम कहें कि कई बार इन चीजों का विरोध भी देखने को मिलता है कि आप योग करवा रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार करवाते हैं, आप ब्रह्मनाद करवाते हैं, ओम का उच्चारण करवाते हैं। कई बार जो है वो कुछ कट्टरपंथी लोग इन विषयों पर ऐतराज जाहिर करते हैं। क्या आपको भी ऐसी कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ा? ऐसी परिस्थितियों का सामना एक्चुअल में मैं इस चीज को इस दृष्टि से देखता हूँ कि समाज, धर्म, जाति, प्रांत, इसके आधार पर मूल्यांकन करना मेरा दृष्टिकोण में वो सकारात्मक रवैया नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार अपने ही समाज में, अपने ही लोगों के मध्य भी अच्छी चीजों को विरोध में आते हुए देखा है। तो एक व्यक्ति की प्रकृति होती है, उसकी एक पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, तो उसकी सोच होती है। क्योंकि वो मुस्लिम परिवार था तो उनका जो बिहेवियर मुझे लगा, तो चूंकि उन्हें पता है कि सब एक दिन हम सब सनातनी हैं, हमारे पूर्वज सब हिंदू रहे थे, ऐसे उनके अंदर भाव होगा, उनके अंदर कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, या परमात्मा की मेरे पे अलौकिक कृपा थी कि मेरा पहला प्रवास सक्सेसफुल मुझे मिले। तो वो प्रवास में करके लौटा। उसके बाद मुझे आशु आर्य जी मेरे को लीड कर रहे थे उस दौरान वहां स्वामी रामदेव जी के संगठन में। उन्होंने मेरा व्यक्तित्व देखा, मेरा अनुभव देखा, मेरी रसीद में नाम देखे कि मुस्लिम नामों से ये रसीद कटा के लाए, किसी से 20 रुपए की, किसी से 200 रुपए की, किसी से 50 रुपए की। तो उन्होंने फिर मुझे उनके साथ हरियाणा में पानीपत जिले के प्रभारी के रूप में दायित्व दिया और फिर मेरा अगला प्रवास पानीपत जिले में रहा, एजे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के प्रभारी के रूप में। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आप कर रहे थे, दूसरी तरफ आप भारत स्वाभिमान के साथ लग गए। समय इधर भी लगाना होता होगा, समय तो वहां तो बहुत ही लगाना पड़ा होगा। कैसे तालमेल बना और पहली प्राथमिकता क्या रही फिर उस दौरान? आपने देखा होगा जब 2010 के बाद पूरे भारत में एक आंदोलनों का क्रम चला था, लोगों के अंदर वैसा उत्साह मुझे लगता है कि शायद 1947 के आसपास जैसा अनुभव आजादी के आंदोलन में रहा होगा। तो मुझे उस समय ऐसा पता नहीं क्यों फील हुआ कि यदि मैं इस अभियान से, इस आंदोलन से नहीं जुड़ा, तो मुझे अगली मेरी जो संततियां रहेगी, हमारी पीढ़ियां रहेगी, वो बोलेगी कि उस आंदोलन के दौरान आप कहाँ थे। तो स्वामी रामदेव जी का व्यक्तित्व इतना मुझे प्रभावित किया। मैं वहां गया, उस दौरान निश्चित रूप से मेरा 2 वर्ष राजनीति से गैप रहा। मैं वापस राजस्थान 2014 की जनवरी में लौटा और उससे पूर्व वहां के जो मेरे अनुभव रहे, उस दौरान के स्वर्ण, जैसे आपने भी बोला बचपन के बारे में आप बता रहे थे कि बचपन का जो सबसे स्वर्णिम युग रहता है, मैं बोलता हूँ मेरे जीवन का यदि कोई स्वर्णिम युग रहा हो तो वो सन 2011 से 13 रहा, कि मुझे स्वामी रामदेव जी के शिष्य के रूप में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में काम करने का अवसर मिला। तो यहाँ तो गैप लगा, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जो युवा श्रोता हमारे को सुन रहे हैं उनके लिए ये बात बताना बहुत जरूरी है, जैसा विशाल जी ने भी अभी कहा कि 2011 से लेके 2014 तक का जो कालखंड था वो अपने आप में एक अलग तरह का दौर था। हम लोगों ने आजादी का समय नहीं देखा, तो 1947, 1946, 47 के समय किस तरह की परिस्थितियां रही होंगी। हमारे में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपातकाल का दौर भी नहीं देखा। 1975 से 77 का जो दौर था वो भी हमने नहीं देखा, लेकिन हमने 2011 से 14 का दौर देखा है। उस समय कितने आंदोलन हो रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार, बहुत सारे विषय। एक तरफ अन्ना आंदोलन, बाबा रामदेव का आंदोलन, और वो दौर ऐसा था अपने आप में कि कोई भी जागरूक युवा अपने आप को घर में नहीं रख सकता था। सड़क पर आ रहे थे, बोल रहे थे देश को बचाना है, देश को बढ़ाना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं
जन भावनाएं इतनी चरम पर थी कि उसके कारण ही 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, अनपेक्षित सत्ता परिवर्तन हुआ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत लेकर अपनी सरकार बना रही थी। और उसके पीछे कहीं न कहीं भाव जो था वो कांग्रेस के प्रति नाराजगी, और जितने घोटाले उस दौर में लोगों ने देखे होंगे, आए दिन नए नए घोटालों के नाम आते थे। अभी विशाल जी ने बहुत से घोटालों का नाम लिया, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला हुआ, 2G हुआ, पता नहीं क्या क्या तमाम तरह के। लेकिन उसमें से एक आशा की किरण के रूप में नरेंद्र मोदी निकले, एक नया नेतृत्व मिला। ये चर्चा विशाल पार्थ जी के साथ लगातार जारी रहेगी। लेकिन किसी भी संगठन में जुड़ने से पूर्व या किसी भी व्यक्ति से जुड़ने से पूर्व, किसी गांव में बसने से पूर्व उसका इतिहास देखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, चाहे वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने किस प्रकार इमरजेंसी लगाई, नेहरू जी ने क्या क्या करा, अभी तक नेहरू जी के राजस्थान से लेकर दुनिया भर की किस तरह की चीजें, मुझे लगता नहीं है कि इस पॉडकास्ट में उन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। परंतु निश्चित रूप से भाजपा जिस गौरवशाली सोच के साथ प्रारंभ हुई है और उसके जो अनुसांगिक संगठन है, चूंकि संघ हमारा मातृ संगठन है, जब 1925 में संघ एक बड़े विजन के साथ खड़ा हुआ, उसके बाद 1951 में यदि हम देखें तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। तो उस समय जब उनको जनसंघ का प्रथम संस्थापक बनने का अवसर मिला, उससे पूर्व नेहरू जी के मंत्रिमंडल में निश्चित रूप से एक मंत्री थे। तो ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ी कि उनको एक नए संगठन की स्थापना करनी पड़ी। ये तो जानकारी करना जरूरी है निश्चित रूप से। तो हमें ये हिस्ट्री में जाना होगा कि राजनीति में हम आना क्यों चाहते हैं। पहला प्रश्न अपने आप से होना चाहिए। मैं कई बार युवाओं को देखता हूँ, आजकल हमारे रील के भी काफी दौर चल रहे हैं, गाड़ियों के ट्रेंड चल रहे हैं, और चूंकि हम वो चीजें नहीं जी पाए, हो सकता है कि भाई कभी संसाधनों के अभाव में ऐसा रहा या वैसे संस्कार नहीं मिल पाए, परंतु निश्चित रूप से बिना विजन के, बिना बड़ी सोच के आप कुछ भी करोगे तो रोज अवसाद में रहोगे। एक लॉन्ग टर्म प्लान कि मुझे आने वाले 10 वर्षों में, आने वाले 15 वर्षों में मुझे इस लेवल पर चीजों को सुधारना है। बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही स्पष्टता से विशाल जी ने बात बता दी है युवाओं के लिए कि आखिर आपको कौन सी विचारधारा से जुड़ना है। किसी भी विचारधारा से जुड़िए, लेकिन पहले उसकी पड़ताल कर लीजिए। वो संगठन, वो विचार क्या काम करता है, कैसी उनकी विचारधारा है, उनका इतिहास कैसा है, उनके जो प्रमुख नेता हुए हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, उन्होंने देश के लिए कितना समर्पण और कितना त्याग किया है। और साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि कहीं ऐसे लोगों के साथ तो नहीं जुड़ रहे हैं जो केवल कंगूरे बने हुए हैं, जिन्होंने केवल शिखर पर नाम लिखना अपनी नियति मान लिया है, और उनकी नींव की ईंट बने हुए लोगों की कराह कहीं आज के युवाओं को परेशान तो नहीं कर रही है। ये देखना और समझना बहुत आवश्यक है। दीपक जी, आपसे जानना चाहते हैं, आपके मनपसंद नेता का नाम बताइए जिनका आपके व्यक्तित्व पर असर पड़ा हो। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये मुझे काफी प्रभावित करते हैं। और कई मायनों में इनके साथ साथ मुझे कई विपक्षी दलों के ऐसे नेता भी हैं जिन जो चीजों को स्टडी करके आते हैं। निश्चित रूप से उनसे भी मैं कई बार प्रभावित होता हूं, पर हमारे आराध्य माननीय मोदी जी हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, और श्रेष्ठ लोग कहते हैं सार सार को गही रहित होता दे उड़ाए। तो जहां जो कुछ अच्छा मिले वो ले लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं से बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, इनको तो आदर्श लोग बताते ही हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि विपक्षी नेताओं में भी मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं ग्रहण करता हूँ। कोई एक दो नेताओं के बारे में बता सकते हैं ऐसे? मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप ही की बात पर एक श्लोक मुझे याद आ गया है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथाचिर मिवामो मध्यात्। अर्थात शास्त्र अनंत है, विद्या अनंत है, समय काम है। बुद्धिमान व्यक्ति को जहां जैसे हंसो यथाचिर मिवामो मध्य, जिस प्रकार हंस दूध और जल मिले दूध में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को पृथक कर देता है, इसी प्रकार समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करते हुए हम अच्छी चीजें ग्रहण करें। विपक्षी नेताओं में जहां तक मैं बात करूंगा तो काफी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, पर मुझे एक नेता निश्चित रूप से लगता है, मेरे विचार से या चीजों से लोग, और ये मेरा बयान मेरे लिए भविष्य में कंट्रोवर्शियल हो जाए, पर असदुद्दीन ओवैसी को मैं सुनता हूं तो उनकी एक चीज मुझे ये पसंद आती है कि वो उसकी कौम के लिए, वो उसके विजन के लिए और वो उसके संगठन के लिए एक प्रॉपर तैयारी करके हमारे सबके सामने आते हैं। तो ऐसी तैयारी करके हमें आना चाहिए। इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं है। पहले आपने बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बात बताई, अब मैं
आपके साथ एक और विषय साझा करता हूँ। आपने कहा असदुद्दीन ओवैसी की, ये बात आपको अच्छी लगती है कि उनकी तैयारी, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। श्रोताओं के सामने भी खुलासा हो जाता है, आज बहुत कम लोगों को बताया मैंने, लोगों को पता नहीं होगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सर्वाधिक चर्चित राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सौभाग्य रहा उनके साथ में कुछ समय मैंने बिताया। 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उस दौरान कोई 25-30 बार मेरा उनसे मिलना हुआ। उनसे बहुत सी औपचारिक अनौपचारिक बहुत सी बातें हुई। उन बातों में एक बार उन्होंने कहा, सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये कहा कि जब हम टीवी चैनल्स पर जाते हैं डिबेट के लिए तो बहुत से प्रवक्ता, अलग अलग दलों के प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन जब सामने असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, कोई बंदा पढ़ा लिखा आया है, कोई तैयारी करके आया है, और हमें भी फिर उसी स्तर पे, उसी आधार पर सोचना पड़ता है। नहीं तो ओवैसी के अलावा बहुत सारे पार्टियों के प्रतिनिधि ऐसे भी आते हैं कि जिनको देख के हंसी आती है कि ये कौन आ गए हैं, जिनको ABCD का पता नहीं है। तो वास्तव में अच्छी बात यह है कि भले आपका राजनीतिक विरोधी हो, आपकी विचारधारा का विरोधी हो, आपका प्रतिद्वंदी हो, लेकिन उसमें भी क्या खूबी है, उससे भी हम क्या सीख सकते हैं, यदि ये विवेक आप में रहता है तो फिर आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ प्रश्न और कुछ क्या, मैं तो कहूंगा बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ी थोड़ी बात इनके बारे में भी कर लेते हैं। संक्षेप में एक श्रोता हमारे आपसे जानना चाहते हैं, अमित शाह के बारे में एक पंक्ति में आप क्या कहना चाहेंगे? एक शब्द में कहना चाहूंगा कि भगवान है वो भारत की राजनीति की। बहुत बड़ी बात नहीं कह दी है आपने। निश्चित रूप से, क्योंकि आज आप बताइए कि किसी जमाने में एक समय था जब इस प्रकार के बयान कश्मीर की घाटियों में हमें सुनने को मिलते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो तो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा के दिखाया। और वो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी ने जिस दिन संसद में ये बोला था कि आज से धारा 370 समाप्त होती है, और इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो शासन में भी हम नहीं थे, और कश्मीर के लाल चौक पे जब तिरंगा फहराया था, एकता यात्रा की बात है, एकता यात्रा, मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने ये भाषण में बोला था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं शब्द बोलते हुए कि देखते हैं कि किसने किसकी माँ का दूध पिया। तो निश्चित रूप से अमित शाह जी भगवान है राजस्थान, भारत की राजनीति के। जिस प्रकार उन्होंने इतना स्मूथली, इतने बड़े, चलिए अब आपने भगवान कह दिया है उनको भारत की राजनीति का। लोग सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, विशाल पार्थ अमित शाह को भारत की राजनीति का भगवान कहते हैं। थोड़ा सा घेर लेते हैं सवालों में। आप जिस संगठन से मूल रूप से आते हैं, जहां से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहां व्यक्तिवाद का विरोध किया गया है, वहां गुरु भगवा ध्वज को कहा गया है, और इसलिए कहा गया है क्योंकि वे कहते हैं, वो विचार ऐसा कहता है कि व्यक्ति पतनशील है, कभी भी किसी व्यक्ति में कोई बुराई आ सकती है, इसलिए गुरु मानना है तो तत्व को मानिए, किसी व्यक्ति में कभी भी गिरावट आ सकती है। वो एक विचार और ये जो आपका बयान कैसे तालमेल बनाते हैं? निश्चित रूप से ये बयान काफी विवादास्पद हो सकता है, परंतु एक बात मैं बताऊंगा, राजनीति जो फील्ड है ना, वो किस तरह की आप विचार करिए कि इस देश में ऐसे राजनेता हैं जो अपने ही परिवार के वरिष्ठ जनों को मरवा के आगे बढ़े, ऐसे उन पे आरोप है आम जनता के। इस देश में ऐसा ही एक बेटा हुआ है समाजवादी पार्टी का, जिसने अपने पिता को भरे मंच पे अपमानित किया और उनसे माइक तक छीन लिया। उस राजनीति के बीच में एक सात्विक राजनीति करना और असुरों से लड़ना, वो भी एक सात्विक तानाशाह के रूप में, निश्चित रूप से अगर भगवान मैंने शब्द बोला है तो इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति आपको लग सकती है, लेकिन ये व्यक्तिगत विषय है। पर इतना मैं मानना चाहूंगा कि इतनी गंदगी के बीच में इतना साफ गोई से काम करना अपने आप में प्रभु से कम तो ऐसी लीला कोई कर नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपनी बात कह दी है। खैर, अपना अपना विचार है। आप किस व्यक्ति से किस हद तक प्रभावित होते हैं? बहुत से लोग अलग अलग लोगों से प्रभावित होते हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, और आपको लगता है कि जो चीजें अकल्पनीय हैं उनको यदि कोई साकार कर देता है तो कुछ लोग उन्हें भगवान कह सकते हैं। किसने सोचा था कि अनुच्छेद 370 बिना खून खराबे के इतनी आसानी से हट जाएगा? बड़े से बड़े बुद्धिजीवियों की बात कर लीजिए, बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषकों की बात कर लीजिए, और बड़े से बड़े राजनेताओं की बात कर लीजिए। हमने तो कश्मीर से ऐसी आवाजें सुनी है कि यदि आप यहाँ तिरंगे की बात करेंगे, आप यहाँ 370 हटाने की बात करेंगे, तो तिरंगे को पकड़ने वाला कोई हाथ नहीं मिलेगा। इस तरह की परिस्थितियों में 370 भी हटा और शांति भी रही, पत्थरबाजी भी रुकी। तो विशाल जी यदि उन्हें भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं तो ये स्वतंत्र है, कोई बड़ी बात नहीं है।
राम मंदिर कितनी आसानी से बना और कितने वर्षों का संघर्ष रहा, लेकिन जब मंदिर का शिलान्यास हुआ, कोर्ट का परिणाम आया, उसके बाद की जो स्थितियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो सकती थी। हमें याद आता है कि जब भी कभी ये बात आती थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में फैसला सुनाने वाला है, देश भर में कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते थे। लेकिन स्थितियां बदली, इसलिए बदली क्योंकि देश की प्रमुख गद्दी पर कौन बैठा है और प्रमुख सहयोगियों के रूप में किस तरह के लोग हैं। निश्चित रूप से आपका नेता, आपका नेतृत्व यदि प्रभावी होता है तो फिर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और जो अकल्पनीय बातें लगती हैं वे भी साकार होती हैं। एक पंक्ति में और दीपक जी आपसे जानना चाह रहे हैं, राजनेता सौम्य होना चाहिए या दबंग? परिस्थितियों के अनुसार, जहां जैसी परिस्थिति। कई बार मैं तो इतनी बात जानता हूं कि हमारे से जो नीचे है उसके प्रति सौम्य, और हमारे से जो बराबर है और ऊपर है उस समय नीचे वालों के लिए कोई अधिकार मांगने हो तो उसके लिए दबंग होना चाहिए निश्चित रूप से। ये भी अच्छी बात है और सामाजिक जीवन का सिद्धांत भी है कि आपका अपने से जो छोटे लोग हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार रहता है, आपसे जो बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहता है। युवाओं के लिए और खासतौर पर गरीब को गणेश मानने वाले जो राजनेता होते हैं वो किसी के अधिकारों की बात करते हैं, किसी के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो फिर दबंग भी होना पड़ता है। संचित जी आपसे जानना चाहते हैं, क्या छोटी उम्र में संघ को ज्वाइन करना ज्यादा फायदा देता है या फिर किसी भी उम्र में ज्वाइन किया जा सकता है? निश्चित रूप से किसी भी नवयुवक दंपत्ति अगर मुझे सुन रहे हो तो जितना जल्दी हो सके उनका बच्चा चलने ही लग जाए तो उन्हें संघ की शाखाओं में आप भेजना प्रारंभ करें, क्योंकि जो व्यक्ति का निर्माण वहां हो सकता है वैसा निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकता। आपने बड़ी बात कही और इससे जुड़ा हुआ ही प्रश्न हमारे एक श्रोता हैं गुरु, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आज की जनरेशन और संघ, ये दोनों के विचार एक जैसे नहीं लगते हैं। आज की जो जेन जी जिसको कहा जाता है और संघ का विचार, दोनों में उनको समानता नजर नहीं आती। आप कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस को दूर करते हैं? जैन जी के लिए जो एक पूरे विश्व में एक मानसिकता बनी हुई है कि ये जैन जी मतलब क्लब में बैठने वाला, जैन जी मतलब कैफे में हुक्का पीने वाला, जैन जी मतलब चिल करने वाला, जैन जी मतलब जो भी हो, इस तरह की पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाला। पर इसी भारत में ऐसे जैन जी हमें पता है जो संघ की शाखाओं में जाते हैं, हमें ऐसे जैन जी पता है जो घंटों के हिसाब से सूर्य नमस्कार करते हैं, हमें ऐसे जैन जी पता है जिनको कंठस्थ भगवत गीता, रामायण ये सब कंठस्थ हैं, हमें ऐसे जैन जी पता है जो यज्ञ आहुति को देते हैं। और इन्हीं जैन जियों का निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न आयामों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कई संगठन हैं जहां पर युवाओं को जोड़ने के अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं। संघ न पहले था, न अभी है, न कभी रहेगा, ऐसा नहीं। संघ युगानुकूल है, संघ था भी है, संघ है भी है, संघ रहेगा भी है। इन शब्दों का मैं मानना चाहूंगा कि जितने भी अब कार्यक्रम आप देखेंगे, चाहे HSSF के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें युवा जुड़ रहे हैं, हिंदू कॉन्क्लेव के माध्यम से अभी रामभद्राचार्य जी पधारे थे, एक दिन में लाखों बच्चों ने सुंदरकांड का पाठ किया। ऐसे आयोजन अगर हम देखें तो फिर जैन जी और संघ और हिंदुत्व और सनातन सब एक साथ ही तो चल रहा है। जोरदार तालियां। क्या विषय एकदम स्पष्ट कर दिया है। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सिक्का जो होता है दो पहलू होते हैं। आज का मीडिया यदि केवल एक पक्ष दिखाता है तो उससे काम नहीं चलने वाला, पक्ष दोनों देखने पड़ेंगे। और विशाल जी ने दूसरा पक्ष पे दिखा दिया जैन जी का। अक्सर हम कहते हैं दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तो उसी तरह का पक्ष विशाल जी ने बताया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई कार्यक्रम और अभियान के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जुड़ते हैं। तो सोशल मीडिया पे विशाल पार्थ नाम से मैं आपको अवेलेबल हो जाऊंगा। लगभग सभी सोशल मीडिया पे मेरा मोबाइल नंबर अवेलेबल है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जयपुर अभी ज्यादा समय मेरा बीतता है तो मैं सी स्कीम में शिवाजी मार्ग रहता हूँ, और लगभग जब समय रहता है तो पार्टी ऑफिस बीजेपी कार्यालय सी स्कीम जो कि सरदार पटेल मार्ग पे, तो लगभग 11 से 6 के बीच में कुछ समय हम वहां भी बिताते हैं। तो आप संपर्क करिए और हमारा सौभाग्य है कि अच्छे युवा है राजनीति में। विशाल जी जानना ये चाहेंगे, अलग अलग प्रदेशों में भी आपको जाने का अवसर मिला, भारत स्वाभिमान के माध्यम से कहिए, भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए कहिए, चुनावों में कह लीजिए, पश्चिम बंगाल में जाना हुआ, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी आई, जानकारी हरियाणा के बारे में भी आई। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और आप वहां गए भी थे। राजस्थान की राजनीति
और पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरह से अंतर देखते हैं आप? इसको इस तरह से भी देख सकते हैं हम कि भारत और बांग्लादेश में कितना अंतर है, भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है। ऐसे कई समृद्ध राज्यों से हम पश्चिम बंगाल को देखें तो भाई साहब इतना रोना आ जाता है। मैं पश्चिम बंगाल 47 डेज रहा हूं और मुझे 2021 में जाने का अवसर मिला था। कोविड के पहले की बात है, चुनाव था। मुझे वर्धमान जिले की जमालपुर विधानसभा दी थी। मैंने जी भाई साहब ऐसे गांव देखे हैं जहां पे नल का कनेक्शन टीएमसी के नेता केवल उसी के घर में होने देते हैं जो टीएमसी का कार्यकर्ता बने, नहीं तो पानी का कनेक्शन नहीं देते। वहां पर इतनी तरह की प्रताड़नाएं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जिस कार्यकर्ता के साथ 7 दिन 8 दिन 10 दिन बूथ पे शक्ति केंद्र पे आपने प्रचार किया और आप जब राजस्थान पहुंचते हैं और पीछे से आपको पता चलता है कि उसकी टांग काट दी जाती है और उसको कंधे पे लेके एक टीएमसी का नेता वहां पर घूमता है, तब आपकी रूह कांप जाए। ऐसी परिस्थितियों में आज भी वहां लोग जी रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमें हमारे संगठनों के लिए काम, कई जो हमारे अनुषंगिक संगठन है, छुप के भी बैठ के करनी पड़ती है। आज भी ऐसी स्थितियां वहां पर है। ये स्थिति किसी दौर में हम केरल में सुना करते थे कि वहां जिस तरीके से संघर्ष होता था, वामपंथी विचार और संघ विचार के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, बहुत से संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या वहां कर दी गई थी। क्या उसी तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में? आप ये मान सकते हैं कि वहां के छोटे बच्चे पेट्रोल बम से खेलते हैं। वहां के कहना थोड़ा अजीब लगेगा, पर एक समुदाय विशेष के लोग जो बांग्लादेश से आके धीरे धीरे वहां पर एक चल रहा है कि वो गांव में बस रहे हैं, वहां पर एक निश्चित रूप से एक समुदाय विशेष जहां पर भी 17% से अधिक है, वहां पे सब जगह दिक्कतों के हालात हैं। और जहां 30% से अधिक है, वहां पर आप ये मान सकते हैं कि वहां आज भी लोग राजशाही में जी रहे हैं। इस लोकतंत्रात्मक देश में इतने बुरे हालात हैं कि लोग अपने कार्यकर्ता को बूथ पे नहीं बिठा सकते। दोस्तों, बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी विशाल जी के माध्यम से आ रही है। यदि इस तरह की राजनीति है, यदि राजनीति का ये काला अध्याय है, तो फिर आखिर इसे सफेद कौन करेगा? क्या पश्चिम बंगाल, जिसकी पहचान रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में हुआ करती थी, पश्चिम बंगाल की पहचान सर्वाधिक क्रांतिकारी देने वाले राज्य में हुआ करती थी, यदि उसकी राजनीति की पहचान इतनी काली और कलुषित हो गई है, तो फिर हम किस दौर में जी रहे हैं? ये निश्चित रूप से लोकमत परिष्कार का विषय है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा विषय है कि आपको तय करना पड़ेगा कि आपके जनप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको देश कैसा चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा आपका मुख्यमंत्री, आपके विधायक, आपके मंत्री कैसे होने चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि हम तो अपने स्वार्थ के आधार पर मतदान करेंगे, लेकिन देश अच्छा होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। आपको कहीं ना कहीं पहल करनी पड़ेगी और इस तरह की पहल में बॉक्स एफएम सदैव आपके साथ खड़ा है। जहां जहां भाव राष्ट्र प्रथम का रहेगा, वहां वहां बॉक्स एफएम भी खड़ा रहेगा। हम सदैव इस बात के हिमायती रहे हैं, नेशन फर्स्ट बट वैल्यू मस्ट, नेशन फर्स्ट एंड वैल्यू मस्ट। और मुझे लगता है कि आज के युवाओं को इन बातों पर जरूर मंथन करना चाहिए। विशाल जी, घूम फिर के देश की सारे इधर उधर से घूम फिर के वापस आ जाते हैं आपके क्षेत्र में, झालावाड़ जिला, खानपुर विधानसभा क्षेत्र। खासतौर पर बात ये करना चाहेंगे कि अभी तक क्या संगठन की बात तो खूब हो गई, आपने कभी कोई चुनाव भी लड़ा है? चुनाव देखा जाए तो मैंने एक बार कक्षा 8वीं में लड़ा था। अच्छा। तब कक्षा में हमारे सर हुआ करते थे तो मॉनिटर की आवश्यकता थी। तो बच्चों के हाथ खड़े कराए, तो पहला चुनाव मैंने मॉनिटर का चुनाव लड़ा और निश्चित रूप से मुझे वहां पर बहुमत मिला। मैं 5 या 7 वोटों से विजय रहा और एकमात्र मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला भाई साहब। अच्छा। बाकी मन में कभी चुनाव के प्रति इतना आग्रह रहा नहीं, परंतु निश्चित रूप से क्षेत्र में, क्योंकि जब संगठनों में लगातार काम करते हैं तो कई बार ऐसे आग्रह आते हैं कि भाई साहब आप किसी ऐसे दायित्व पे आओ जब आप आपकी कलम से भी किसी का भला कर सको। तो मेरे मन में विचार आता है कि भाई ऐसा कभी पार्टी अवसर देगी तो चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से। चुनावी जो राजनीति है, अलग तरह की राजनीति होती है। उठापटक वाली राजनीति होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग की राजनीति होती है, रणनीति वाली राजनीति होती है। संगठन की राजनीति अलग तरह की राजनीति होती है। विचारधारा की प्रतिबद्धता, विचार का प्रकटीकरण, स्नेह, संपर्क, संवाद, समन्वय, ये तमाम बातें संगठन की राजनीति में देखने को मिलती हैं। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, संगठन की राजनीति, चुनावी राजनीति? मेरा रुचि का सब्जेक्ट संगठन ही है,
परंतु निश्चित रूप से कभी संगठन अवसर देगा तो चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव की जो राजनीति है, आज भी मैं मानता हूं कि धीरे धीरे लोग इतने जागरूक हो रहे हैं कि एक तरफा मतदान मिलता है, जिस भी विधानसभा में, जिस भी लोकसभा में, जिस भी ग्राम पंचायत में। पिछले पंचायत चुनाव का एनालिसिस करके देखिए, मेरा आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से जहां पे 5 से 7 सरपंच के चुनाव में खड़े हुए, उनमें से किसी एक और दो को प्रायोरिटी में वोट मिले और बाकी सबने छोटे छोटा एक वोटों का कलेक्शन लिया और एक तरफ हो गए। जनता इतनी जागरूक है कि उनको समझ में आता है कि कौन हमें उस स्थिति में ला सकता है। तो उस हिसाब से चुनाव आने वाले हैं धीरे धीरे। पंचायती राज की आपने बात की, आपने कहा एक तरफा बहुमत मिलता है, लोग देखते हैं कौन व्यक्ति ठीक है और एक तरफा उसके साथ जाते हैं। पर आपकी विधानसभा में ये स्थिति नहीं दिखती। आपकी विधानसभा में मुकाबला लगभग बराबर का सा लगता है। कभी 2500 वोटों का अंतर है, कभी 5000 7000 वोटों का अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं लगता। तो क्या भाजपा और कांग्रेस वहाँ बराबर किसी स्थिति में है? कानपुर विधानसभा क्षेत्र, कानपुर विधानसभा क्षेत्र शुद्ध रूप से भाजपा का ही है। हमारा बकानी बेल्ट तो 100% संघ कार्य तो वहाँ इतना रहा है कि वहां के लोग आज भी राष्ट्रवादी विचारधारा को ही पसंद करते हैं। परंतु कई बार त्रिकोणीय मुकाबले ऐसे हो जाते हैं, जैसा आपने बताया, वहां की लीड हमेशा निश्चित रूप से 10, 15, 20 से ज्यादा ही रहनी चाहिए। परंतु कई बार ऐसे कुछ कार्यकर्ता हम में से ही, मान लो निर्दलीय के रूप में कोई खड़ा हो गया, तो 1000, 2000, 5000 वोटों का डैमेज हमें डबल का डैमेज करता है, तो निश्चित रूप से वो अंतर में तो आता ही है। अच्छा, विधानसभा की बात करें तो आपका क्या विजन क्या है? क्या कुछ बदल देंगे? कई बार लगता है युवाओं के मन में यूं आता है, काश मुझे ये अवसर मिल जाए तो मैं फिर सारी स्थितियां बदल दूंगा। क्या चीजें आपको ऐसी लगती हैं? विजन क्या है आपका? लक्ष्य क्या है कि यदि आपको वहां से अवसर मिलता है, आप वहां से जनप्रतिनिधि होते हैं, तो क्या प्रमुख काम आपको ऐसे नजर आते हैं कि मैं ये बड़े परिवर्तन कर दूंगा क्षेत्र में? सबसे पहले तो रोजगार के क्षेत्र में कुछ वहां पे नया नवाचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि उद्योगों से आज भी हमारा विधानसभा क्षेत्र अछूती है। वहां पर किसी भी प्रकार के उद्योगों, सरसों, सोयाबीन, धनिया, गेहूं बहुतायत में हमारे यहाँ होता है। लहसुन की फसल हमारे यहाँ से विदेशों तक निर्यात की जाती है। खानपुर विधानसभा में होने वाला लहसुन विदेशों में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। हम कुछ वहाँ छोटे छोटे से प्लांट डाल सकते हैं, उनका पेस्ट बना सकते हैं। इस प्रकार की कई वहां पर एक रिको औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखो, जब तक नीचे की मांग प्रॉपर ऊपर तक और कनेक्शन लगातार और बार बार नहीं बना रहेगा, मेरा मानना है कि आप बड़े विकास से अछूते रहेंगे। एक ही सूत्र है सफलता का या किसी चीज को प्राप्त करने का, बार बार और लगातार। तो आप खानपुर जयपुर, खानपुर जयपुर, खानपुर दिल्ली, आप चीजें पहुंचाते रहो। निश्चित रूप से जब अवसर आता है तो आपको कभी ऐसा भी अवसर आएगा। आज हम बैठे हैं, मेरे गांव में ट्रेन नहीं जाती है और मेरे आसपास 30 किलोमीटर तक कहीं पर भी ट्रेन नहीं जाती है। तो मेरी इच्छा है कि मेरे इसी जीवन में एक बार तो कभी ट्रेन खानपुर होके निकले। तो ऐसी कई सारी इच्छाएं मन में है, तो निश्चित रूप से कभी अवसर मिलेगा तो करेंगे। लोकतंत्र है, बहुत से लोग टिकट की दावेदारी करते हैं, बहुत से लोग टिकट मांगते भी हैं और जिनको टिकट देना होता है वो आकलन करते हैं। लेकिन यदि आपका आकलन आपको खुद को करना पड़े और उसमें सवाल यदि ये उभरे कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का टिकट विशाल पार्थ को क्यों दिया जाए, तो क्या 2-3 बातें आप ऐसी बता सकते हैं कि मेरे में ये बात है और इसलिए टिकट मेरे को ही मिलना चाहिए? टिकट का जहां तक मेरा मानना है कि चूंकि जो सोशली कई आयामों से मैं जुड़ा रहा हूं, एक बड़ा मेरा नेटवर्क है और उन नेटवर्क ऐसा दिखने वाला ही नहीं हो, अंदर तक इंटरनल नेटवर्क के लोगों से मैं जुड़ा रहता हूं। एक मुझे ये कारण लगता है कि कई ऐसे न्यूट्रल लोग हैं जो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते। वो लोग ऑफेंसिवली आगे आके और वो लोग भी पार्टी का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसी प्रकार मुझे जो इतने वर्षों में मैंने प्रवास किए हैं, बूथों तक, गांव तक, विद्यार्थी परिषद से लेकर संगठनों तक, सब जगह जो मेरी एक मुझे लगता है कि जो जाजम साइलेंटली बिछी हुई है, किसी दिन अवसर मिलता है तो एक साथ उजागर हो जाएगी। पिताजी भी राजनीति में रहे, क्या लगता है उनके व्यक्तित्व का, उनकी राजनीति की जो शैली थी, उनके राजनीतिक जो संपर्क संबंध थे, उस बात का भी आपको लाभ मिलता है? 100% मेरे ऊपर जितनी भी कृपा है उन्हीं की है। एक्चुअली जितने मेच्योर और सीनियर लोग हैं उस जमाने के, मेरे पे काफी अनुराग रखते हैं और उसका निश्चित रूप से एक कारण पापा ही है, क्योंकि पापा ने उनके साथ जो समय बिताया, उनको आनंदित किया, उनके अच्छे के लिए जो काम किए, उनकी याद में वो मुझे प्रोत्साहन देते हैं और प्यार करते हैं, तो उनका निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलना ही है। एक ऐसा प्रश्न जो सामान्य हमारे श्रोता हैं उनके मन मस्तिष्क में हो सकता है आ रहा होगा, जो आपको पहले से जानते नहीं है, आज केवल इस साक्षात्कार के माध्यम से जान रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। आपके नाम के जो 2 भाग हैं, एक विशाल और दूसरा पार्थ, पार्थ अर्जुन को कहा जाता है। निश्चित रूप से।
तो आपके साथ ये पार्थ कैसे जुड़ा है? मेरे दादाजी पार्थ लगाते थे। एक्चुअल में मेरी जाति से मैं कलाल हूँ। जो जायसवाल होते हैं जी। अपने कोटा साइड जाएंगे तो उन्हें मेवाड़ा नाम से संबोधित किया जाता है। जी। झालावाड़ जिले में वो पारेता नाम से अलग अलग जगह अलग अलग नाम से हैं। तो मेरे दादाजी पार्थ सरनेम का प्रयोग करते थे, पारेता को शॉर्ट उन्होंने पार्थ किया। और चूंकि हमारे आराध्य जो रहे शस्त्रभाव अर्जुन, तो वो भी उनके नाम से भी एक बार उनको पार्थ कनेक्शन लगता है, तो इस कारण से तो पार्थ। राजनीतिक क्षेत्र में इस पार्थ के सारथी कौन है? निश्चित रूप से मेरे आराध्य, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान जो राजनीतिक रूप से हैं, जी। वो भाजपा ही है। भाजपा में जो चीज लागू होती है साइलेंटली मैं उसको गुरु आदेश मान के कार्य करता हूँ। जानना ये चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से आपने कहा कि जन भावनाएं इस तरह की आ रही हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में भी उतरे, आप राजनीतिक क्षेत्र में तो है, चुनावी राजनीति में आप आए, संगठन की राजनीति आप कर ही रहे हैं, बहुत से आंदोलन आपने किए हैं, सार्वजनिक जीवन में बहुत छोटी आयु से आप सक्रिय हो गए, 21 वर्ष की आयु में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आप हो गए। ये जो इतने लंबे समय का सामाजिक सार्वजनिक जीवन है, इस सामाजिक सार्वजनिक जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं यदि, तो क्या कोई 2-3 अवसर ऐसे आते हैं कि जिनको देख के मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, हृदय में एक शांति आती है कि हाँ, मैं घूमा फिरा, पसीना बहाया, लाठियां खाई, इतना समय घर से अलग रहना हुआ, उस सब के कारण किसी के चेहरे पर कुछ मुस्कान ला सके, ऐसे कुछ घटनाक्रम, कुछ 1-2 बातें कुछ ध्यान में आती हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी उपलब्धि है अभी तक की? व्यक्तिगत किसी के ऐसे कई काम है जो लोग भावुक हो जाते हैं और बताते हैं कि उनको मेरे से क्या लाभ हुआ, तो उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, परंतु सार्वजनिक कार्यक्रम में आपको कई सारे बता सकता हूँ। और जनहित के कोई काम ऐसे हो सकते हैं जिसमें, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम हम नहीं बोलेंगे क्योंकि किसी का हमने कुछ यदि काम अच्छा करने का प्रयास किया है, फिर उसको सार्वजनिक करेंगे, ठीक है, वो एक मर्यादा के विपरीत भी लगता है, और जनहित के कोई काम ऐसे ध्यान में आते हैं? काफी सारे। खानपुर में जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तो वहां पे पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। 10th वाले ए ब्लॉक स्कूल जिसे बोलते हैं, हमने एक आंदोलन किया, काफी पानी की हमारे मोटर लगाई जाए, तो पानी की मोटर लगी, तो उसकी बहुत खुशी होती है। उससे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो विद्यालय की 4 दीवारी का हमने आंदोलन करा, विद्यालय की 4 दीवारी बनी, महाविद्यालय की मांग करी, महाविद्यालय बना। नगर पालिका की मांग को लेकर 11,000 हस्ताक्षर अशोक गहलोत जी के नाम लिखवा कर हमने प्रेषित किया, यहाँ पर सीएमओ में भिजवाया। आज जब महाविद्यालय देखते हैं, नगर पालिका देखते हैं, तो दिल में काफी हर्ष होता है। रिसेंटली खानपुर में एक मुक्तिधाम और खानपुर बड़ा बाजार को कनेक्ट करने वाली एक पुलिया है, तो मैं कुछ फोटोज आपके पास भेजूंगा न्यूज की कटिंग की। तो एक दुर्भाग्य की बात है, आजादी के इतने वर्ष बाद भी एक पुलिया खानपुर कस्बे में टूट जाती है। कांग्रेस राज की बात कर रहा हूं मैं, हमारे राज की बात नहीं है। तो उस पुलिया के निर्माण के लिए काफी ग्रामीण रोज आते घर पे, कोई फोन करता कि भाई साहब वो पुलिया टूट गई, मुक्तिधाम जाने का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि रिसेंटली जुलाई में बरसात हुई थी उस समय, तो पुलिया बहके निकल गई थी थोड़ी थोड़ी टूट के। तो मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को साथ में लिया और मैं पीडब्ल्यूडी के ऑफिस पहुंचा। मैंने वहां ज्ञापन दिया, मैंने कहा भाई ये पुलिया है, इसको ठीक करो। तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस का अधिकारी एक्शन साहब मुझसे बोलते हैं कि विशाल जी, ये पुलिया हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आती, ये ग्राम पंचायत के अंदर का मामला है, चूंकि वो आजादी से पहले की रही होगी। तो साहब हम पंचायत समिति ऑफिस गए, तो बीडीओ साहब बोलते हैं विकास अधिकारी जी कि विशाल जी ये पंचायत के अंदर में नहीं आती, ये पीडब्ल्यूडी का मामला है। अब इन दोनों की रेलम पेल में हमने आंदोलन किए, कोई समझ नहीं आया। तो मैं गया और मेरे 150 कार्यकर्ताओं के साथ, मैं आपको फोटो और वो न्यूज की कटिंग प्रोवाइड कराऊंगा, मैंने उस पुलिया की आरती उतारी कि हे पुलिया मैया, तुम्हें किसने बताया, आप स्वयं प्रकट होकर इस विषय को बताइए। और आप ताज्जुब मानेंगे, झालावाड़ जिले के मेन पृष्ठ पे और दैनिक नवज्योति के हाड़ौती संभाग पृष्ठ पे वो न्यूज छपी। लगभग उसको फ्रंट पेज, उस पेज का आधा हिस्सा उस न्यूज को मिला, और उसके बाद वो एक ऐसी किरकिरी प्रशासन की बनी, आखिरकार वो पुलिया बनानी पड़ी। तो ऐसी कई चीजें पीछे बहुत सारी छूटती चली जाती है, तो एक खुशी होती है जब इन कार्यों को होता देखते हैं। एक युवा नेता और इतना सक्रिय, इतना सजग, और जिसके साथ में बहुत बड़ी संख्या में हम कहें कि शुभचिंतक, समर्थक ये भी जब रहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी से जो व्यक्ति खानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं अक्सर, उनके मन की क्या स्थिति रहती है? वे विशाल पार्थ को अपना एक सहयोगी कार्यकर्ता मानते हैं या फिर अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? निश्चित रूप से सहयोगी या प्रतिद्वंदी नहीं मान के हमारे सबसे सम रिलेशन है,
चूंकि मैंने उनके पूर्व में जब हम छोटे थे तो धीरे धीरे जो जो चुनाव लड़े, 2008 में अनिल जैन जी चुनाव लड़े तो मेरे को याद है मैं 18 घंटे मैंने काम किया, और ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन हमने ना दो टाइम खाना खाया, एक टाइम खाना खा के काम किया और खूब प्रवास किए। नरेंद्र जी का चुनाव हमने कराया और 2018 का चुनाव बड़ा एग्रेसिव मोड पे लड़ा और खूब इस तरह की कई बार विवाद वाली स्थिति आ रही, तो लड़े हैं। पर निश्चित रूप से समय आ रहा है, परिवर्तन आता है, पीढ़ियां बदलती है, कल से कोई और आएगा, कल से कोई और आएगा, ऐसा चलता रहेगा। हम सब में आपस में बहुत प्रेम है। जब पार्टी की बात आती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। पार्टी की बात आती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, पर कुर्सी एक है, टिकट एक ही व्यक्ति को मिलना है। तो ऐसे में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी जो होती हैं उनकी टकराहट का असर देखने को नहीं मिलता। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सभी की होती है, परंतु निश्चित रूप से सबको परिवर्तन भी पसंद है। आप उनको स्वयं को भी परिवर्तन चाहिए। आज मैं इस सीट पे हूं तो मुझे लगेगा कि मैं मेरे उत्तराधिकारी खड़े करूं, मैं कुछ और नया करूं, क्रिएटिव करूं, तभी उत्साह बना रहेगा। आप एक ही काम कब तक करेंगे? आज मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूं, आज मुझे 5 वर्ष हो गए, अभी हमारी टीम बनी नहीं क्योंकि शंकर जी भी अध्यक्ष बने। निश्चित रूप से नई टीम बनेगी और मैं ओवर एज हो चुका हूँ युवा मोर्चा के क्राइटेरिया से, तो नए युवा आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से परिवर्तन सबको अच्छा लगता है। परिवर्तन सबको अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छी बातें विशाल जी के साथ हो रही हैं। और विशाल जी, समय की सीमा है, अब चूंकि इस कार्यक्रम को हमें विराम देना है, अगले 2 मिनट आपके लिए जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, मन की बात, आप भी अपने मन की बात श्रोताओं के समक्ष कर सकते हैं, अपने शुभचिंतकों के समक्ष कर सकते हैं। जो मन में हो, क्या खोया, क्या पाया, क्या करना चाहते हैं, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। मैं निश्चित रूप से सभी से ये आग्रह करूंगा कि अपने जीवन को सार्थक बनाएं, पूरे 24 घंटे का प्लान बनाएं, हर डे का प्लान बनाएं, ऑन पेपर लिखें और उत्साह से रहें। परमात्मा की पूजा करें, रोज हवन यज्ञ जो आप कर सकते हैं करें, क्योंकि सनातन संस्कृति में हमें इतनी चीजें मिली है कि हमारे मन को मनोबल बनाए रखे, और जब तक हमारा मनोबल बड़ा रहेगा निश्चित रूप से हमें सफलता तभी जाके मिलेगी। जितने भी एडिक्शन है उनसे बचे। मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत मोबाइल का तो एडिक्ट हूँ, मैं सब गाड़ी में बैठा रहता हूँ तो कई बार मोबाइल चलाता हूँ या कहीं पर भी, तो मोबाइल से बचे और बुक्स पढ़े अधिक से अधिक। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप में सामर्थ्य आएगा, और परमात्मा ने आपको निश्चित रूप से हर व्यक्ति को एक बड़े विजन के लिए भेजा है, तो उसी मनोभाव से उत्साह के साथ अपना जीवन जिए। एक सार्थक संदेश विशाल जी ने दिया है। मनोबल को सदैव ऊंचा बना के रखें। अटल जी की पंक्तियां याद आती हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इसी तरह का भाव और इसी तरह का विचार गीता में भी देखने को मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए। एक कविता में भी इस तरह की पंक्ति आती है, नर हो न निराश करो मन को। कुल मिलाकर बात यही है कि अपने कर्तव्य डगर पर चलते जाइए। हम स्नेह से सबको जोड़ेंगे, कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे। इस तरह की बात आती है तो अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहिए, बढ़ते रहिए, अच्छा कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल और केवल राजनेताओं की नहीं है, जो श्रोता सुन रहे हैं उनकी भी है, जो वक्ता बोल रहे हैं उनकी भी है। चर्चा को देंगे विराम। विशाल जी, आप स्टूडियो में पधारे, बहुत सार्थक बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद।